हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम MIS-C के बारे में बात करेंगे। MIS-C क्या है, इसका क्या सिम्टम्स है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो व्हाट इज़ MIS-C? MIS का फुल फॉर्म होता है मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। ये एक सिंड्रोम है जो मेनली बच्चों में होता है इन्फ्लामेशन के कारण। ये जो सिंड्रोम है ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम है। मोस्टली कोविड से अफेक्ट होने के बाद ही ये जो सिंड्रोम है ये बच्चों में पाया जा रहा है। अब ये कब होता है? ये कोविड होने के बाद ऑलमोस्ट 2 से 4 हफ्तों के बीच बच्चों में ये सिंड्रोम कॉज करता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं कि कोई बच्चों को कोविड का सिम्टम्स आया हो सकता है कि वो एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, या माइल्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है, या मॉडरेट सीवियर कुछ भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है। तो कोविड से इन्फेक्टेड बच्चों को ही ये जो MIS-C जो सिंड्रोम है ये होता है। जिस बच्चों में ये MIS-C सिंड्रोम होता है वो मेनली हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स, किडनीज, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेन, स्किन और आइज को इफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट है सिम्टम्स कि क्या सिम्टम्स है MIS-C सिंड्रोम बच्चों में क्या सिम्टम्स मिलता है। तो पहले 2 चीज़ इसमें याद रखना है कि जो MIS-C जो सिंड्रोम है ये लाइफ थ्रेटनिंग है, बट इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो अगर सही टाइम पे पता चल जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। MIS-C एक बहुत ही रेयर सिंड्रोम है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स है अगर सही टाइम पे पेरेंट्स अगर डिटेक्ट कर सके तो उसका ट्रीटमेंट है और बच्चे ठीक भी होते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि ये कॉन्टेजियस नहीं है, एक से दूसरों में ये फैलता नहीं है। ये जो सिंड्रोम है ये मोस्टली 3 से 12 साल के बच्चों में ये देखा जाता है। अब जो मेन इसका सिम्टम्स है वो है फीवर। इसमें बहुत ही फ्रिक्वेंटली बच्चों को फीवर आती है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड सिम्टम्स, जिसमें है वॉमिटिंग, डायरिया और स्टोमक पेन। नेक्स्ट जो है वो है स्किन रैश। इसमें अलग अलग टाइप का स्किन रैशेस मिलती है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। तो ये जो स्किन रैश है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है MIS-C बच्चों के लिए। नेक्स्ट होता है कि टायर्ड फीलिंग होना, अनईजी फील करना। नेक्स्ट है इसका फास्ट हार्ट बीट, रैपिड ब्रीदिंग, रेड आइज़। जो रेड आइज़ होती है, जो आँखों का जो वाइट कलर का पोर्शन है वो बच्चों में ये एकदम रेडिश हो जाता है। कभी कभी लाइट रेड भी होता है, कभी कभी एकदम डार्क रेड भी होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। नेक्स्ट है रेडनेस और स्वेलिंग ऑन द लिप्स एंड टंग्स। जीभ, लिप्स ये सब में इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, जिसके कारण वो स्वेलिंग हो जाता है। और हैंड्स और फीट में भी स्वेलिंग आती है। तो ये जो है इसकी मेन सिम्टम्स है। इसमें भी हमको ध्यान रखना है फीवर। अगर फीवर नहीं है और ये बाकी सिम्टम्स है तो मोस्टली ये MIS-C का सिंड्रोम आने का जो चांस है वो नेगेटिव ही हो। लेकिन फीवर है, फीवर एक बहुत ही मेन सिम्टम्स है। अगर फीवर है तो वो होने का चांस है, बट फीवर नहीं है और बाकी सारे चीज़ है तो भले ही हम एक बार बच्चे को दिखा सकते हैं, लेकिन फीवर नहीं है तो वो होने का चांस बहुत ही रेयर है। तो यहाँ पे जो ध्यान रखना है कि मेन जो सिम्टम इसमें होता है ये फीवर होती है। अब नेक्स्ट है डायग्नोसिस कि हम इस सिंड्रोम को कैसे डायग्नोसिस करते हैं। तो इसमें MIS-C के जो पेशेंट होते हैं उसमें जो कोविड-19 का जो अगर हम कोविड-19 टेस्ट कराएं तो बहुत सारे पेशेंट में नेगेटिव टेस्ट आता है, क्योंकि हो सकता है कि जो वायरल लोड है बॉडी में वो बहुत ही कम हो। इसीलिए कोविड-19 जो रिपोर्ट आता है वो कभी कभी नेगेटिव रिपोर्ट भी शो करता है। लेकिन अगर उसी पेशेंट को हम अगर एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं तो उस केस में वो पॉजिटिव शो करता है। इसका मतलब यही है कि एंटीबॉडी हमारे बॉडी में तभी जनरेट होती है जब बॉडी में कोई एंटीजन प्रेजेंट हो या कोई इन्फेक्शन हो। तो अगर एंटीबॉडी पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है इसका मतलब हमारे बॉडी में एंटीजन या कोई फॉरेन पार्टिकल्स रहा होगा, तभी वो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस हुआ है। तो हम एंटीबॉडी टेस्ट के थ्रू हम MIS-C का जो सिंड्रोम है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चों में अगर एसिम्टोमेटिक या माइल्ड इन्फेक्शन हो कोविड का तो उस केस में कोविड जो रिपोर्ट है वो कभी कभी नेगेटिव आ सकता है। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट अगर पॉजिटिव आया हो तो हम वहाँ से ये डायग्नोसिस या डिटेक्ट कर सकते हैं कि बच्चों को
कोई मतलब फॉरेन पार्टिकल्स या वायरल लोड हो बॉडी में, तभी एंटीबॉडी का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया हो। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टेस्ट होता है MIS-C को डायग्नोसिस करने के लिए। ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है, ये देखने के लिए कि ब्लड में कोई इन्फ्लामेटरी मार्कर्स प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ब्लड में कोई इन्फ्लामेटरी मार्कर्स प्रेजेंट हो तो वहाँ से पता कर सकते हैं कि हाँ उस पेशेंट को MIS-C है या नहीं। इसके अलावा भी एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और CT स्कैन भी किया जाता है। और उसके अलावा भी और भी बहुत सारे टेस्ट होता है, वो डिपेंड करता है साइन ऑन सिम्टम्स के ऊपर। नेक्स्ट होता है कि जो जब भी कोई बच्चों को अगर ये सिंड्रोम दिखे, कि जो सिम्टम्स है अगर वो दिखे, तो उसमें और भी जो बहुत सारे इन्फ्लामेटरी जो डिजीज़ होते हैं उसका भी हम टेस्ट करवाते हैं, ये पता करने के लिए कि बच्चों को MIS-C ही है या दूसरा इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। इस सिंड्रोम का ट्रीटमेंट है, अगर हम इसे टाइमली डिटेक्ट कर पाए तो सो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करनी है। फर्स्ट जो इसका मेडिसिन है वो है IVIG, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन। अगर MIS-C कन्फर्म हो गया डायग्नोसिस के थ्रू और अगर वो रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है कोई भी बच्चों में, तो पहला ये ट्रीटमेंट होता है कि उसको IVIG जो मेडिसिन है वो दिया जाता है। और सेकेंड ट्रीटमेंट है इसका मिथाइल प्रेडिनासोलोन। ये एक स्टेरॉयड है, शुरू में बच्चों को IVIG दिया जाता है। इसके अलावा जब वो डिक्रीज़ करने लगता है तो उसके बाद ये जो स्टेरॉयड्स है मिथाइल प्रेडिनासोलोन, ये भी कभी कभी प्रिस्क्राइब किया जाता है। और इसके अलावा भी कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। फर्स्ट है डिहाइड्रेशन। बॉडी में अगर डिहाइड्रेट हो गया कोई पेशेंट का तो उस केस में बॉडी में फ्लूइड दिया जाता है। सेकेंड होता है ऑक्सीजन। इसमें कभी कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होता है, अगर बच्चों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो उसको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मेडिकेशन टू नॉर्मलाइज लो ब्लड प्रेशर। तो कभी कभी इसमें क्या होता है BP का भी प्रॉब्लम आता है, BP लो हो जाता है। तो जब BP लो हो जाता है तो हार्ट फंक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है, तो उस केस में BP ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए भी उसका मेडिकेशन दिया जाता है। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉट्स। कभी कभी ये जो डिजीज़ है, ये जो सिंड्रोम है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग को रिमूव करने के लिए एस्पिरिन और हेपरिन जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड किया जाता है। इन वेरी रेयर केसेस एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, जिसको ECMO बोलते हैं, ये एक मशीन है जो हार्ट और लंग्स का अगर डिसफंक्शन हो जाए तो उसका जो रिस्क है उसको रिमूव करने के लिए ये भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। और लास्ट है वेंटिलेटर। अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो हम उसको ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं या वेंटिलेशन में रखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। ये जो सिंड्रोम है इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिंड्रोम है एंड इट कुड रिजल्ट इन परमानेंट डैमेज और इवन डेथ। तो ये जो सिंड्रोम है अगर इसको हम सही टाइम पे डिटेक्ट करें, या जैसे कि जो सिम्टम्स की हम लोग बात किए उसमें से कोई भी एक सिम्टम्स अगर बच्चों में देखा जाए तो पेरेंट्स को तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर हम ये टाइम पे हम इसको डायग्नोसिस नहीं कर पाए तो ये सीवियर डैमेज कर सकता है हमारे जो ऑर्गेन्स है, मेनली हार्ट, लंग्स और किडनी को। और अगर सीवियर डैमेज से इवन ये डेथ भी हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।